दुनिया के सबसे पुराने और कंटिन्यूअसली चलने वाले लीगल सिस्टम्स में से एक की कल्पना करनी हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? आम तौर पर कानून का नाम सुनते ही एक पार्लियामेंट की इमेज उभरती है। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, लॉ मेकर्स, लंबी डिबेट्स, ड्राफ्ट्स और फिर जाकर एक रूल बुक तैयार होती है। एग्जैक्टली ये प्रोसेस बहुत ही मैकेनिकल होता है। एक क्लियर बिफोर और आफ्टर होता है, जहां एक दिन एक बिल पास होता है और अगले दिन से वो लॉ बन जाता है। हम सब इस सोच के आदी हैं कि कानून एक ऐसी चीज है जिसे एक अथॉरिटी इम्पोज करती है। हाँ, एक टॉप डाउन अप्रोच जहाँ एक सॉवरेन पावर रूल्स बनाती है और बाकी सोसाइटी उसे फॉलो करती है। पर आज जिस लीगल सिस्टम को हम इस डीप डाइव में एक्सप्लोर करने वाले हैं, उसकी शुरुआत किसी पार्लियामेंट के आलीशान कमरे में नहीं हुई थी। राइट। एक ऐसे लीगल सिस्टम को विजुअलाइज करना चाहिए जो करीब 6000 से 8000 साल पुराना है। जिसे किसी एक राजा, एम्परर या गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, बल्कि जो सदियों से लोगों की बिलीव्स, उनकी लाइफस्टाइल और उनकी ड्यूटी की फीलिंग से ऑर्गेनिकली इवॉल्व हुआ। ये एक लिविंग, ब्रीदिंग लॉ का एब्सोल्यूट डेफिनेशन है। बिल्कुल। यहाँ बात हो रही है एंशिएंट हिंदू लॉ की, जो शायद दुनिया के सबसे पुराने और निरंतर चलने वाले सिविलाइज्ड लीगल फ्रेमवर्क्स में से एक है। और इस डीप डाइव का प्राइमरी मिशन यही है कि हम हिंदू लॉ के कंसेप्ट और इसके इस अद्भुत एवोल्यूशन को डिकोड करें। यानी अलग अलग सोर्सेज जो एंशिएंट टेक्स्ट से लेकर मॉडर्न कोर्ट जजमेंट्स तक फैले हुए हैं, उनके जरिए ये समझना कि कैसे श्रुति और स्मृति के प्राचीन ग्रंथों से शुरू होकर ये कानून आगे बढ़ा। हाँ, और फिर अंग्रेजों के दौर की उलझनों से गुजरते हुए ये आज के आज़ाद भारत के मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ढल गया। ये देखना सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक प्राचीन धर्मशास्त्र ने खुद को आज के सेक्युलर और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के साथ अलाइन किया है। सही बात है। और इस चर्चा की शुरुआत में ही ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि लीगली स्पीकिंग हिंदू शब्द का मतलब सिर्फ एक रिलीजन या धर्म तक लिमिटेड नहीं है। एग्जैक्टली ये एक बहुत ही व्यापक यानी ब्रॉड लीगल आइडेंटिटी है। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि कानून की नज़र में आखिर हिंदू है कौन, और प्राचीन भारत में धर्म का असली लीगल कॉन्सेप्ट क्या था। अगर हम एंशिएंट ज्यूरिस्प्रूडेंस की गहराई में जाएं, तो उस वक्त धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रिचुअल्स तक सीमित नहीं था। धर्म का कोर मीनिंग था ड्यूटी, यानी कर्तव्य। हाँ, ये एक सोशल बैलेंस बनाए रखने का नियम था, जिसे वैदिक काल में ऋता या कॉस्मिक ऑर्डर कहा जाता था। आज का मॉडर्न लॉ राइट्स यानी अधिकारों पर फोकस करता है। मेरा राइट टू स्पीच, मेरा राइट टू प्रॉपर्टी। पर एंशिएंट हिंदू लॉ पूरी तरह से ड्यूटीज पर बेस्ड था। हर इंसान का अपना एक अलग धर्म होता था। एक राजा का धर्म अलग, जिसे राजधर्म कहते थे। एक किसान का अलग और एक व्यापारी का अलग। ये एक यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट की तरह काम करता था। जैसे ग्रेविटेशन नेचर का एक यूनिवर्सल नियम है जो प्लैनेट्स और स्टार्स को अपनी जगह पर बनाए रखता है, वैसे ही धर्म उस समय समाज को बांध कर रखने वाला एक फोर्स था। वाओ, ये काफी अच्छी एनालॉजी है। लेकिन अगर हम उस एंशिएंट फिलॉसफी से बाहर आकर आज के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो लीगली हिंदू कौन है? आज के हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू सक्सेशन एक्ट जैसे स्टैट्यूट्स के अनुसार इसकी डेफिनेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से फ्रेम की गई है। सिर्फ जन्म से हिंदू होने वाला व्यक्ति ही इसके दायरे में नहीं आता। राइट। कोई भी व्यक्ति जो रिलीजन से बुद्धिस्ट, जैन या सिख है, वो भी कानूनी तौर पर हिंदू लॉ के अंडर ही कवर होता है। इसके अलावा एक नेगेटिव डेफिनेशन भी एग्जिस्ट करती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत में रहता है और जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या जू नहीं है, उस पर टेक्निकली हिंदू लॉ ही लागू होता है। ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है और इस आइडेंटिटी को इंडियन कोर्ट्स ने काफी स्ट्रांगली और ब्रॉडली डिफाइन किया है। हमारे सोर्सेज में 1966 के शास्त्री वर्सेस मुल्दास केस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस मौजूद है। अच्छा, वो अहमदाबाद के स्वामीनारायण टेम्पल से जुड़ा एक हिस्टोरिकल केस था ना? रोक लगानी चाहिए थी। उनका मेन आर्ग्यूमेंट ये था कि सत्संगी एक बिल्कुल अलग रिलीजन है और इसलिए उन पर हिंदू लॉ, स्पेसिफिकली अनटचेबिलिटी को बैन करने वाले एक्ट्स लागू नहीं होते। हाँ, ये एक कोशिश थी एक टेक्निकलिटी का फायदा उठाकर डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू रखने की। एग्जैक्टली। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने क्लियरली होल्ड किया कि सत्संगी, आर्य समाजी और राधा स्वामी ये सब हिंदू फिलॉसफी के ही अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो लीगली ये हिंदू रिलीजन के अंदर ही आते हैं। कोर्ट ने समझाया कि हिंदू धर्म कोई एक रिजिड बॉक्स नहीं है, बल्कि अलग अलग विचारधाराओं का एक समुंदर है। सही कहा। और इसी लीगल अम्ब्रेला के अंदर
कन्वर्जन का एस्पेक्ट भी उतना ही फैसिनेटिंग है। पुरुमल वर्सेस पोन्नुस्वामी केस इस चर्चा में एक नया पर्सपेक्टिव ऐड करता है। ये केस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होना था जहां एक हिंदू मर्द ने एक क्रिश्चियन महिला से शादी की थी। हाँ, वही। बाद में शादी की लीगैलिटी पर सवाल उठाया गया, ये आर्ग्यू करके कि महिला का कन्वर्जन ऑफिशियली वैलिड नहीं था क्योंकि किसी फॉर्मल शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन सेरेमनी को परफॉर्म नहीं किया गया था। पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टैंड लिया था। कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि हिंदू धर्म में कन्वर्ट होने के लिए किसी खास फॉर्मल रिचुअल की कानूनी जरूरत नहीं है। राइट। अगर किसी व्यक्ति का बोनाफाइड इंटेंशन यानी सच्चा और नेक इरादा है और उस कम्युनिटी ने उसे ओपनली अपना लिया है तो उसे लीगली हिंदू माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि हिंदू लॉ की फाउंडेशन किसी रिजिड बाउंड्री में कैद नहीं थी, बल्कि इंटेंशन और कम्युनिटी एक्सेप्टेंस पर बेस्ड थी। बिल्कुल। लेकिन अब एक बहुत बड़ा कंसेप्चुअल सवाल उठता है। जब उस प्राचीन जमाने में न कोई पार्लियामेंट्स थी, न कोई मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन और ना ही कोई सेंट्रलाइज्ड लॉ मेकिंग बॉडी, तो ये सारे नियम आते कहाँ से थे? हाँ, इनका मैकेनिज्म क्या था? एंशिएंट सोर्सेस को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला और सबसे सेक्रेड सोर्स है श्रुति। श्रुति का लिटरल मीनिंग है जो सुना गया या व्हाट हैज बीन हर्ड। इसमें चारों वेदास और उपनिषद आते हैं। प्राचीन समाज में इन्हें ईश्वरीय ज्ञान या डिवाइन रिवलेशन माना जाता था। ये लॉ का फाउंडेशनल बेसिस थे, एक ऐसी सुप्रीम ट्रूथ जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता था। उसके बाद आती हैं स्मृतिज। स्मृति का मतलब है जो याद रखा गया या व्हाट हैज बीन रिमेंबर्ड। स्मृतिज बेसिकली उन डिवाइन प्रिंसिपल्स का ह्यूमन इंटरप्रिटेशन थी। क्योंकि श्रुति की बातें बहुत फिलोसॉफिकल और एब्स्ट्रैक्ट होती थीं, तो उन्हें डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने के लिए ऋषियों और स्कॉलर्स ने जो बातें याद रखी उन्हें लिख दिया। सोसाइटी के लिए एक डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह। मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति इसके प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। इन टेक्स्ट ने सिविल डिस्प्यूट्स, क्रिमिनल पनिशमेंट्स और फैमिली मैटर्स पर डिटेल्ड गाइडलाइंस दी। ये उस जमाने के रिटन कोड्स बन गए। लेकिन इन सोर्सेज में सबसे पावरफुल, सबसे प्रैक्टिकल और ग्राउंड रियलिटी के सबसे करीब जो सोर्स था वो ना तो श्रुति थी ना ही स्मृति, बल्कि वो थे कस्टम्स यानी रीति रिवाज। कस्टम्स उन प्रैक्टिसेस को कहते हैं जो एक सोसाइटी, एक ट्राइब या एक परिवार में लंबे समय से बिना रुके फॉलो किए जा रहे थे। और एंशिएंट हिंदू ज्यूरिस्प्रूडेंस में इन कस्टम्स का वजन इतना ज्यादा था कि कई बार ये लिखे हुए टेक्स्ट को भी ओवरराइड कर देते थे। राइट। अगर स्मृति में कुछ लिखा है लेकिन उस पर्टिकुलर गांव या कम्युनिटी का कस्टम उसके खिलाफ है तो कस्टम को ही कानून माना जाता था। लेकिन हर रैंडम प्रैक्टिस कस्टम नहीं बन सकती। एक वैलिड लीगल कस्टम होने के लिए 4 स्ट्रिक्ट कंडीशंस को पूरा करना जरूरी था। पहला, उसका एंशिएंट या बहुत पुराना होना। दूसरा, कंटिन्यूअस यानी लगातार चलना बिना किसी ब्रेक के। तीसरा, सर्टेन यानी क्लियर होना। और चौथा, पब्लिक पॉलिसी या मोरालिटी के खिलाफ ना होना। इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर एक मॉडर्न एनालॉजी से समझा जाए तो एंशिएंट सिस्टम की फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल साफ हो जाती है। श्रुति एक तरह से उस वक्त के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह थी, ब्रॉड, यूनिवर्सल और फंडामेंटल। हाँ, और स्मृतियां स्टैट्यूटरी लॉज या एक्ट्स की तरह थीं जो स्पेसिफिक रूल्स डिफाइन करती थीं। और जो कस्टम्स थे वो लोकल बाय लॉज की तरह थे जो हर इलाके, हर कम्युनिटी के हिसाब से खुद को ढाल लेते थे। लोकल प्रॉब्लम्स के लोकल सॉल्यूशंस। एग्जैक्टली। एक ही गांव में किसान का कस्टम अलग हो सकता था और व्यापारी का अलग, और कानून दोनों को अकोमोडेट करता था। ये फ्लेक्सिबिलिटी ही इस लीगल सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन इसी फ्लेक्सिबिलिटी और ज्योग्राफिकल डिस्टेंस की वजह से एक और फिनोमेना हुआ। क्योंकि पूरे सबकॉन्टिनेंट में कस्टम्स अलग-अलग थे और कम्युनिकेशंस के साधन नहीं थे, इसलिए उन एंशिएंट स्मृतियों को समझने और इंटरप्रेट करने के तरीके भी अलग हो गए। सही कहा। एक ही टेक्स्ट को नॉर्थ इंडिया के पंडितों ने अलग तरह से पढ़ा और बंगाल के स्कॉलर्स ने बिल्कुल अलग तरह से। और यहीं से हिंदू लॉ 2 मेजर स्कूल्स या विचारधाराओं में बंट गया, मिताक्षरा और दयाभागा। ये दोनों स्कूल्स प्रॉपर्टी और फैमिली राइट्स को रेगुलेट करने के 2 बिल्कुल अलग मॉडल्स हैं। पहले बात करते हैं मिताक्षरा स्कूल की। मिताक्षरा बेसिकली याज्ञवल्क्य स्मृति पर विघ्नेश्वरा नाम के एक स्कॉलर की लिखी हुई एक कमेंट्री है जो करीब 11th सेंचुरी में आई थी।
असम और वेस्ट बंगाल को छोड़कर ये लगभग पूरे भारत में अप्लाई होती है। इस स्कूल का सबसे बड़ा और फाउंडेशनल प्रिंसिपल है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में राइट बाय बर्थ। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? अगर एक जॉइंट फैमिली में एक बच्चा पैदा हो गया तो उसकी पहली सांस के साथ ही उसका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एक हिस्सा तय हो गया? उसके पिता जिंदा हैं या नहीं, इससे उसके लीगल राइट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे लॉ की भाषा में अनऑब्स्ट्रक्टेड हेरिटेज यानी अप्रतिबंधित दाया कहा गया है। अनऑब्स्ट्रक्टेड इसलिए क्योंकि प्रॉपर्टी का अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति की मृत्यु पर निर्भर नहीं करता, और इसी कॉन्सेप्ट के साथ डायरेक्टली जुड़ी है डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। इसका मतलब है कि जॉइंट फैमिली में प्रॉपर्टी का हिस्सा फिक्स्ड नहीं होता, वो लगातार फ्लक्चुएट करता रहता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक पिता और उनके 3 बेटे हैं, चारों का प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा है। अगर एक बेटे की मृत्यु हो जाती है तो उसका हिस्सा बाकी तीनों के बीच ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी उनका शेयर बढ़ जाएगा। और अगर परिवार में एक नया बच्चा पैदा होता है तो सबका शेयर थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। प्रॉपर्टी पर सबका मिला-जुला कलेक्टिव अधिकार होता है, कोई इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं होती। दूसरी तरफ है दया भागा स्कूल, जो मेनली वेस्ट बंगाल और असम के रीजन्स में माना जाता है। इसे जिमुता वाहाना ने लिखा था। ये मिताक्षरा से बिल्कुल ऑपोजिट अप्रोच लेता है। दया भावा स्कूल में राइट बाय बर्थ जैसा कोई कानूनी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहाँ प्रॉपर्टी पर अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही मिलता है। इसे सक्सेशन बाय डिमाइस कहते हैं। जब तक पिता जिंदा हैं, वो उस प्रॉपर्टी के एब्सोल्यूट ओनर हैं। वो चाहें तो उसे बेच सकते हैं, दान कर सकते हैं। बेटों का उस प्रॉपर्टी पर उस वक्त तक कोई लीगल राइट या उनके पिता के एक्शंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। दया भागा स्कूल जॉइंट फैमिली के कलेक्टिव स्ट्रक्चर से ज्यादा इंडिविजुअल ऑटोनॉमी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है। ये सिनेरियो ऐसा ही है जैसे एक ही सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 अलग-अलग वर्जन्स। दोनों का कोर कोड यानी श्रुति और स्मृति एक ही है, लेकिन यूजर इंटरफेस और लॉजिक लोकल, ज्योग्राफिक और कल्चरल नीड्स के हिसाब से इवॉल्व हो गए। मिताक्षरा वर्जन जॉइंट ओनरशिप, यूनिटी और फैमिली प्रोटेक्शन पे फोकस करता है, जबकि दया भागा वर्जन इंडिविजुअल राइट्स और इकोनॉमिक फ्रीडम पे फोकस करता है। ये डिसेंट्रलाइजेशन कितना ब्रिलियंट था। कानून सोसाइटी के ऊपर थोपा नहीं गया था, बल्कि सोसाइटी के हिसाब से सांस ले रहा था। ये सिस्टम सदियों तक ऐसे ही ऑर्गेनिक तरीके से चलता रहा, जब तक कि 18वीं सेंचुरी के आखिर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जुडिशियल सिस्टम को अपने कंट्रोल में नहीं लिया। हाँ, 1772 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक पॉलिसी बनाई कि सिविल मैटर्स में मुस्लिम्स पर उनके और हिंदूज पर उनके अपने पर्सनल लॉज अप्लाई होंगे। सुनने में तो ये बड़ा प्रोग्रेसिव लगता है कि उन्होंने लोकल लॉज को रिस्पेक्ट किया और अपना लॉ इम्पोज नहीं किया, लेकिन यहाँ एक ऐसी फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिसने आने वाले 200 सालों के लिए इस लॉ का नेचर ही बदल दिया। ब्रिटिश जजेस का लीगल माइंडसेट कॉमन लॉ सिस्टम पर बेस्ड था। वो ऐसे सिस्टम से आए थे जहां कानून या तो पार्लियामेंट बनाती थी या फिर स्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से तय होता था। उनकी आदत थी हर कानून को एक डेफिनेट किताब में खोजने की। उनके लिए एक रिटन टेक्स्ट ही अल्टीमेट अथॉरिटी था। लेकिन इंडिया में मसला ये था कि ब्रिटिश जजेस को संस्कृत आती नहीं थी, और उन्हें यह कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आया कि यहाँ कानून सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि गांव-गांव के कस्टम्स में बदलता रहता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कोर्ट्स में हिंदू पंडित्स को एज लॉ ऑफिसर्स हायर किया। जब भी कोई डिस्प्यूट आता, जज पंडित से पूछता कि तुम्हारे शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिखा है। और यहीं से उस अजीब हाइब्रिड का जन्म हुआ जिसे एंग्लो हिंदू लॉ कहा जाता है। जब पंडित्स ने उन्हें स्मृतियों के बारे में बताया, तो ब्रिटिश जजेस ने उन ग्रंथों को बिल्कुल एक स्ट्रिक्ट यूरोपियन स्टैट्यूट यानी पत्थर की लकीर मान लिया। उन्होंने उस एंशिएंट टेक्स्ट को लिटरल सेंस में अप्लाई करना शुरू कर दिया और उन थाउजेंड्स ऑफ लोकल कस्टम्स को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जो टेक्स्ट में डॉक्यूमेंटेड नहीं थे। जो कानून हमेशा से फ्लेक्सिबल था, उसे अंग्रेजों ने टेक्स्ट की बेड़ियों में कैद कर दिया। इसके ऊपर से ब्रिटिश कोर्ट्स का स्टेरी डिसाइसिस का नियम लागू हो गया। इसका मतलब है कि एक बार किसी हायर कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया तो वो आगे आने वाले सभी केसेस पर बाइंडिंग होगा। एक स्पेसिफिक डिस्प्यूट में पंडित ने जो भी इंटरप्रेट किया, जज ने उसे लिख दिया और वो पूरे इलाके के लिए परमानेंट कानून बन गया। ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा और डीप आयरनी वाला मोमेंट था। जिस हिंदू लॉ की सबसे बड़ी खासियत थी उसकी अडेप्टेबिलिटी थी, उसे एक फॉरेन लीगल लॉजिक ने फ्रीज कर दिया। उन्होंने सोचा वो यूनिफॉर्म लॉ अप्लाई कर रहे हैं, पर असल में उन्होंने एक लिविंग सिस्टम का एवोल्यूशन रोक दिया।
इस फ्रीजिंग का सबसे बड़ा और सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस, खासतौर पर महिलाओं पर पड़ा। एंशिएंट कस्टम्स में महिलाओं को प्रॉपर्टी और फैमिली मैटर्स में कई जगह फ्लेक्सिबिलिटीज मिलती थीं, लेकिन जब लॉ स्ट्रिक्ट पेट्रियार्कल टेक्स्ट के हिसाब से कॉडिफाई होने लगा तो उनके राइट्स और भी लिमिटेड हो गए। आने वाले सदियों में इनइक्वालिटी बढ़ती गई। इसलिए जब भारत आज़ाद हुआ तो इस फ्रोजन, रिजिड और आउटडेटेड हो चुके सिस्टम को मॉडर्न रियलिटीज के हिसाब से ठीक करना सबसे पहली जरूरत थी। आज़ाद भारत की संसद के सामने एक मॉन्यूमेंटली बड़ा चैलेंज था। उन्हें एक ऐसे कानून को जिसमें सदियों का कचरा जमा हो गया था, मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इक्वालिटी और चेंजिंग सोसाइटी के हिसाब से रिफॉर्म करना था। इसके लिए कोडिफिकेशन यानी कानूनों को संहिताबद्ध करने का एक हिस्टोरिकल कदम उठाया गया। 1955 और 1956 के सालों में पार्लियामेंट ने 4 बहुत ही महत्वपूर्ण और ट्रांसफॉर्मेशनल एक्ट्स पास किए। पहला था हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जिसमें ट्रेडिशनल लॉ को पूरी तरह बदलते हुए मोनोगमी को स्ट्रिक्टली जरूरी बनाया गया और डाइवोर्स जैसा कॉन्सेप्ट लीगल फ्रेमवर्क में लाया गया, जो पुराने शास्त्रीय लॉ में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। फिर आया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, उसके बाद हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट और हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट। इन चारों कानूनों ने मिलकर मॉडर्न हिंदू पर्सनल लॉ का एक नया इगैलिटेरियन स्ट्रक्चर बनाया और बहुत सी पुरानी और असमान प्रथाओं को सिंगल स्ट्रोक में ओवरराइड कर दिया। लेकिन मॉडर्न सोर्सेस सिर्फ पार्लियामेंट के लेजिस्लेशंस तक ही सीमित नहीं है। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के फैसले आज के दौर में कानून को इवॉल्व करने के सबसे पावरफुल इंजन्स हैं। और जहां स्टैट्यूट क्लियर नहीं होता, वहां कोर्ट्स जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रिंसिपल इफेक्टिवली ये कहता है कि जब कानून की किताब खामोश हो, तब एक जज अपनी आम समझ, फेयरनेस और इंसाफ की आत्मा से फैसला लेगा। और हमारी आज़ाद जुडिशरी ने इन टूल्स का इस्तेमाल करके इस कानून को बहुत ब्यूटीफुली रिफाइन किया है। इस पूरे एवोल्यूशन को समझने के लिए मॉडर्न एरा के 2 लैंडमार्क केसेस को डिटेल में देखना जरूरी है। सबसे पहला है 1995 का सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ये केस हिंदू लॉ में मैरिज की सैंक्टिटी और लीगली रिलीजन के मिसयूज पर एक मास्टर क्लास है। इस केस में ग्राउंड रियलिटी ये थी कि कुछ हिंदू मर्द एक लूप होल का फायदा उठा रहे थे। हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद बिगमी यानी दूसरी शादी करना क्राइम बन गया था, तो इन मर्दों ने सिर्फ एक नई शादी रचाने के मकसद से लीगली इस्लाम धर्म अपना लिया। क्योंकि इस्लामिक पर्सनल लॉ में 4 शादियों की इजाजत है। ये एक तरह का लीगल फ्रॉड था। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट के सामने सवाल किसी की रिलीजियस फ्रीडम रोकने का नहीं था, बल्कि कानूनी लूपहोल को बंद करने का था। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली और फर्मली रीजनिंग दी कि आप सिर्फ एक नए मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के लिए लीगली अपना रिलीजन चेंज करके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चीट नहीं कर सकते। कोर्ट ने रूल किया कि कन्वर्जन तब तक पिछली शादी को डिसॉल्व नहीं करता जब तक कि प्रॉपर डिवोर्स ना लिया जाए। इसलिए कन्वर्ट होकर की गई वो दूसरी शादी लीगली वॉइड यानी गैर कानूनी मानी जाएगी और व्यक्ति इंडियन पीनल कोड के तहत सजा का हकदार होगा। उस फैसले ने साफ कर दिया कि आज़ाद भारत में कानून से बचने के लिए धर्म को धोती की तरह बदलना कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है। और दूसरा हिस्टोरिक इंटरवेंशन जिसने सदियों पुरानी इनइक्वालिटी को जड़ से उखाड़ दिया, वो है 2020 का विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा केस। इस फैसले ने मिताक्षरा स्कूल के उस कोर कॉन्सेप्ट में एक पैराडाइम शिफ्ट ला दिया जिसकी पहले चर्चा हुई थी, राइट बाय बर्थ। 2005 में पार्लियामेंट ने हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया था ताकि बेटियों को जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में बेटों के बराबर कोपासनरी हक मिल सके। ये एक क्रांतिकारी कदम था। लेकिन कानून पास होने के बाद कोर्ट्स और फैमिलीज में एक बड़ी कंफ्यूजन फैल गई। सवाल ये उठा कि अगर किसी पिता की मृत्यु 2005 के अमेंडमेंट से पहले ही हो गई हो तो क्या उसकी बेटी तब भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकती है? अलग अलग कोर्ट्स अलग अलग फैसले दे रहे थे। विनीता शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। कोर्ट ने उन एंशिएंट सोर्सेज और मॉडर्न जस्टिस के बीच एक शानदार बैलेंस बनाते हुए कहा कि कोपार्सनरी राइट यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का अधिकार जन्म से मिलता है। पिता की मृत्यु की डेट का इस फंडामेंटल अधिकार से कोई लेना देना नहीं है। एक बेटी बेटे के बिल्कुल बराबर उस प्रॉपर्टी में अपने जन्म के दिन से ही हिस्सेदार है, चाहे पिता 2005 से पहले गुजरे हों या बाद में। इस एक जजमेंट ने पेपर पर मौजूद इक्वालिटी को आम महिलाओं के बैंक अकाउंट्स और जमीन के कागजात तक पहुंचा दिया।
और इन सभी बिंदुओं को कनेक्ट किया जाए और इस डीप डाइव को एक फ्रेमवर्क में समेटा जाए तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाती है। ये सफर वैदिक काल के उस फिलोसॉफिकल ऋता और धर्म के कॉस्मिक ऑर्डर से शुरू हुआ था। फिर ये सदियों तक अलग-अलग लोकल रीति रिवाजों और कस्टम से ढलता रहा। उसके बाद ये अंग्रेजों की अदालतों के उस फ्रोजन एंग्लो हिंदू लॉ के मुश्किल दौर से गुजरा, जहां इसकी आत्मा को किताबों में कैद करने की कोशिश की गई। और आखिर में आज के आजाद भारत में संसद के प्रोग्रेसिव एक्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के विजनरी फैसलों तक पहुंचा है। हिंदू लॉ का ये पूरा सफर सिर्फ एक लीगल सिस्टम की हिस्ट्री नहीं है। ये इस पूरे सब कॉन्टिनेंट के समाज के बदलने, उसकी कॉन्ट्रडिक्शंस और समय के साथ खुद को करेक्ट करने की कहानी है। आज का मॉडर्न हिंदू लॉ अपने प्राचीन रूप से इतना आगे निकल आया है कि आज इसमें जेंडर जस्टिस और सेक्युलरिज्म के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स उसके धार्मिक टेक्स्ट से ज्यादा अहमियत रखते हैं। उसने इफेक्टिवली अपने रिलीजियस ओरिजिन्स को बैकग्राउंड में डालकर एक मॉडर्न सेक्युलर कैरेक्टर अपना लिया है। लेकिन इस पूरे सफर और इसकी करंट ट्रैजेक्टरी को देखकर दिमाग में एक बहुत ही डीप और शांति से ठहरकर सोचने वाला सवाल उठता है। अगर मॉडर्न हिंदू लॉ लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इक्वालिटी और इंडिविजुअल राइट्स को प्राचीन टेक्स्ट से ऊपर रख रहा है, अगर ये कम्प्लीटली एक्स स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का हिस्सा बन चुका है, तो क्या इस एवोल्यूशन का अगला लॉजिकल स्टेप एक यूनिवर्सल सिविल कोड यानी यूसीसी है? जिस तरह से हिंदू लॉ पिछले 70 सालों में अपनी रिलीजियस रूट से अलग होकर एक समान नागरिक संहिता की तरफ ऑर्गेनिक रूप से बढ़ रहा है, क्या एक वक्त ऐसा आएगा जब ये अपनी अलग रिलीजियस लीगल आइडेंटिटी को पूरी तरह पीछे छोड़ देगा? क्या ये और ऐसे ही दूसरे पर्सनल लॉज एक दिन किसी प्योर और फुली सेक्युलर नेशनल कोड में परमानेंटली मर्ज हो जाएंगे? आखिर एक कानून की नदी जो 6000 सालों से कंटिन्यूअसली बह रही है और वक्त के साथ अपना रास्ता बदल रही है, वो कहीं ना कहीं तो जाकर मॉडर्न समुंदर में मिलती ही है। ये एक ऐसी प्रोवोकेशन है, एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट है जिसे आने वाले समय में हर कानून पढ़ने वाले और हर नागरिक को पर्सनली एक्सप्लोर करना होगा।